हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन प्रोस्टेट। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैं प्रोस्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या एनाटॉमी है, उसका क्या साइज है, क्या वेट है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, BPH, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के साइन सिम्टम्स, कैसे ये प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट होता है, उसका क्या कारण है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, BPH और प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा दवा हम देते हैं, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे और उस चीज़ का इलाज नहीं करा पाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, पहला हम सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन करते हैं टू रूल आउट रीनल फंक्शन। आपका किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकेंड, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन टू रूल आउट UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपका पेशाब का इन्फेक्शन है कि नहीं। थर्ड, IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, ये टू चेक इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट। अगर आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है, उसके कारण उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको हम चेक करते हैं। फोर्थ, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट और आजकल हम अल्ट्रासाउंड करते हैं क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है। अल्ट्रासाउंड हम दो तरह से करते हैं, एक एब्डोमिनल है, दूसरा ट्रांसरेक्टल है। एब्डोमिनल, जनरली हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रोब हम एब्डोमेन पे रखते हैं। तो इससे हमें साइज, वेट और रेसिडुअल यूरिन, आप प्रोस्टेट के कारण पेशाब करने में दिक्कत होती है तो कितना पेशाब आपका यूरिनरी ब्लडर में है उसे हम चेक करते हैं। और उसका कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, किडनी में पानी जमा हो गया ड्यू टू बैक प्रेशर, तो वो हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से हम चेक करते हैं। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, हम प्रोब को एनस रीजन में हम डाल के चेक करते हैं। कब करते हैं? अगर हमें सस्पिशन है कि ये कार्सिनोमा प्रोस्टेट का केस है, अगर हमें डाउट है कि इसे कार्सिनोमा प्रोस्टेट हो सकता है, अगर हमारा PSA प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ा हुआ है, या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा अगर हमें सस्पिशन है कि ये कार्सिनोमा प्रोस्टेट का पेशेंट हो सकता है। अब आते हैं ग्रेडिंग। अल्ट्रासाउंड में हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जनरली हमें पता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, कि प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट अबाउट 15 ग्राम होता है, 15 ग्राम। तो ग्रेड 1 तब बोलेंगे जब हमारा प्रोस्टेट का साइज लेस देन 25 ग्राम है। ग्रेड 2 बिटवीन 26 टू 50 ग्राम ऑफ वेट। अगर प्रोस्टेट का साइज 26 से 50 ग्राम है तो ग्रेड 2 इन्लार्जमेंट बोलेंगे। ग्रेड 3 इन्लार्जमेंट तब बोलेंगे जब 51 टू 75 ग्राम है। ग्रेड 4 कब बोलेंगे? जब मोर देन 75 ग्राम प्रोस्टेट का वेट है। ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आता है यूरोफ्लोमीट्री। हम इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट में एक सिम्टम्स आता है कि पेशाब करने में हमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम यूरिन का फ्लो रेट जानते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब पेशेंट फुल ब्लडर हो, उसका ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर पूरा फुला हुआ है, तब हम उसको बोलते हैं कि पेशाब करो। तो पेशाब, अगर फ्लोमीट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू पेशेंट को बोलते हैं पेशाब करने के लिए, और हम उसका फ्लो रेट को असेस्ट करते हैं। नॉर्मली पीक फ्लो रेट एक नॉर्मल पेशेंट में मोर देन 15 ml पर सेकेंड और वॉइडिंग प्रेशर लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। अगर डाउटफुल पेशेंट है तो इसका पीक फ्लो रेट बिलो 10 से 15 ml
पर सेकेंड और वॉइडिंग प्रेशर बिटवीन 60 टू 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है। डेफिनेटिव ऑब्स्ट्रक्शन, अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन कंफर्म है तब बोलेंगे जब उसको पीक फ्लो रेट लेस देन 10 ml पर सेकेंड एंड वॉइडिंग प्रेशर मोर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। तो इससे हमें डिग्री ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन पता चलता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है सीरम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जिसे PSA भी बोलते हैं। ये PSA एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारा प्रोस्टेट सेल इसे प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या है? ये सीमेन में लिक्विफिकेशन करता है, उसे सीमेन को तरलता प्रदान करता है। ये हेल्पफुल है हमारे प्रोस्टेट के डिजीज के डायग्नोसिस में। इसका नॉर्मल वैल्यू ऑफ PSA क्या है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ PSA लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml है। अगर यही 4 से 4 टू 10 नैनोग्राम पर ml है तो हम ये जनरली प्रोस्टेटिक डिजीज एंड प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में हो सकता है। लेकिन अगर मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml है तो ये हाईली सस्पिशियस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट है। अगर ये मोर देन 35 नैनोग्राम पर ml है तो डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट है। देन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है FNAC। हम अगर सस्पेक्टेड केस ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट है तो उसका हम बायोप्सी करते हैं, उसका टिश्यू लेते हैं और उसका हम जांच करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है एसिड फॉस्फेटेज लेवल, उसका हम लेवल जानते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है सिस्टोस्कोपी। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप पेशाब के रास्ते में डाल करके हम प्रोस्टेट और ब्लैडर के एनाटॉमी को चेक करते हैं। फिर हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को हम चेक करते हैं। तो इतना इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो जनरली अगर आपको प्रोस्टेट नहीं है तो आपको पहला जो पेशेंट आता है, जनरली अगर प्रोस्टेट अचानक बढ़ गया या धीरे धीरे बढ़ गया, उसे अभी तक उसे पता नहीं है, कोई दवा नहीं ले रहा है, तो जनरली ऐसा पेशेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन में आता है। मतलब पेशाब करने में दिक्कत हो जाती है और धीरे धीरे पेशाब जमा हो जाता है ब्लैडर में। उसके बाद वो पेन होता है तो आता है, डॉक्टर साहब हमारा पेशाब नहीं हो पा रहा है, पेशाब होना बंद हो चुका है। तो आप क्या करेंगे? उस केस में यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन डालेंगे, पेशाब के रास्ते में कैथेटर डालेंगे और उसे कोशिश करेंगे पेशाब रिलीज करने का। लेकिन प्रोस्टेट के केस में जिसका प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है तो कभी कभी हम कैथेटर नहीं डाल पाते हैं, यूरेथ्रल कैथेटर हम नहीं डाल पाते क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका साइज इनलार्ज हो गया। तो हम उस तरह से पेशाब के रास्ते में कैथेटर डालने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो इस सिचुएशन में हम सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी करते हैं, जिसको SPC कहते हैं। हम एब्डोमेन, हम डायरेक्ट ब्लैडर पे जो है उसको एक कैथेटर डालते हैं जिससे हमें पेशाब उसे रिलीज करते हैं। उसके बाद आता है ड्रग ट्रीटमेंट। अब क्या है कि अब पता चल गया है, फिर हम उसे डायग्नोसिस करते हैं। अब हमें पता चल गया कि इसका प्रोस्टेट इनलार्ज है, ये BPH का केस है, प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट का केस है, इसका प्रोस्टेट बढ़ गया है। तब हमें आता है कि इसे सर्जरी करना है कि इसे ड्रग्स देना है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्रग्स का इंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट में हम ड्रग्स देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट किस पेशेंट में हम करेंगे। नाउ इंडिकेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट, अगर माइल्ड सिम्टम्स है, क्योंकि सिम्टम्स के बारे में मैं पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया था। सिम्टम्स 2 तरह का होता है, एक वॉइडिंग, दूसरा इरिटेटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स अगर है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का ज़्यादा इंडिकेशन है, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इरिटेटिव सिम्टम्स आर माइल्ड सिम्टम्स तो फर्स्ट इज माइल्ड सिम्टम्स। सेकंड, फ्लो रेट अगर मोर देन 10 टू 15 ml पर सेकंड है। थर्ड, रेसिडुअल यूरिन लेस देन 100 टू 150 ml। अगर रेसिडुअल यूरिन आपका ज़्यादा नहीं है, अगर 100 टू 150 ml है तो इस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्रग्स का ट्रीटमेंट
हम करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है जनरल मेजर्स। तो इस तरह का पेशेंट जिसको प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट है उसे हेवी अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें कंजेशन हो जाता है जिसके कारण एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, पेशाब जो है बंद हो जाता है, तो आपको एक्यूट रिटेंशन हो जाएगा। सेकेंड, इस तरह का पेशेंट, प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट के पेशेंट को पेशाब रोकना नहीं चाहिए। जब आपको पेशाब फील होता है तो आप तुरंत पेशाब कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। पहला ड्रग्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। क्या है? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये हमें पेशाब के फ्लो को रोकता है। तो ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को और ब्लैडर नेक के पास, प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक के पास जो प्रोस्टेट का मसल्स बढ़ गया है, स्मूथ मसल्स जो बढ़ गया है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को वो रोकेगा, जिससे ये रिलैक्स हो जाएगा। इंटरनल स्फिंक्टर एंड ब्लैडर स्मूथ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्टेड है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिससे आपका यूरिन का फ्लो, ब्लैडर नेक रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस घट जाएगा और यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, जो आप नॉर्मल फील करेंगे। जैसा कि ब्लैडर होता क्या है कि जब आपका प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट होता है तो पेशाब आप नॉर्मली नहीं कर पाते, आपको लगे पेशाब नहीं हो पा रहा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो जब आप इस दवा का यूज करेंगे तो आपका पेशाब का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके स्मूथ मसल्स और प्रोस्टेट का जो स्मूथ मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा, उसके रेसिस्टेंस को रोकेगा और ये फ्लो को बढ़ा देगा, तो आप नॉर्मल फील करेंगे। ठीक है, तो इस ड्रग्स का मेन इफेक्ट क्या है कि जो ब्लैडर, जो प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो गया है, जो कॉन्ट्रैक्शन में है, उसको ये रिलैक्स कर देगा, जिससे आपका फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन ये प्रोस्टेट जो साइज बढ़ा हुआ है उसके साइज को ये छोटा नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो गया है, साइज बढ़ गया, तो उसके साइज को ये घटाएगा नहीं, ये मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिसके कारण से पेशाब आपका आसानी से होगा। तो इसमें क्या है, कौन कौन सा ड्रग है? इसमें ड्रग्स है प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सोलूसिन, अल्फाजोसिन। तो इसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट एक्टिंग अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर प्राजोसिन जनरली हम लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी यूज करते हैं। तो ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कराता है। व्हाट इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन? अगर आप बैठ करके खड़ा होंगे तो आपका बीपी ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है। सेकेंड आता है लॉन्ग एक्टिंग्स अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। ठीक है। थर्ड में आता है सिलेक्टिव अल्फा 1A एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें आपका आता है, ये मोर यूरोसेलेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये सिर्फ प्रोस्टेट पे ही काम करता है, इस पे आपका हार्ट पे इसका असर नहीं आता है। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती है? इसमें टेम्सोलूसिन एंड अल्फाजोसिन। तो जनरली आजकल मोस्ट ऑफ द जो है हम टेम्सोलूसिन एंड अल्फाजोसिन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये यूरोसेलेक्टिव है, इसका असर हमारा हार्ट पे नहीं पड़ता है। ठीक है। अब मेन साइड इफेक्ट क्या है? ये रिट्रोग्रेड इजाकुलेशन कराता है। इससे क्या समझते हैं? इजाकुलेशन जनरली जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो इजाकुलेशन होता है, लेकिन जब आप इस तरह का ड्रग्स अब यूज करेंगे, उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, तो आपका इजाकुलेशन नॉर्मल ना हो कि वो बैक में चला जाएगा, ब्लैडर की तरफ चला जाएगा। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। सेकेंड ड्रग्स है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये क्या करता है? इनहिबिट द कन्वर्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक एंजाइम हमारा पाया जाता है प्रोस्टेट में, जिसे 5
अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ये कन्वर्ट करता है। और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज ए पोटेंट हार्मोन, पोटेंट टेस्टोस्टेरोन। ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये हमारे प्रोस्टेट के साइज को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम 5 रिडक्टेज इनहिबिटर्स का यूज करेंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसमें कौन सी दवा आती है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स में? फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड ब्लॉक्स द कन्वर्सन एंड रिजल्ट्स एंड श्रिंकेज एंड साइज ऑफ द प्रोस्टेट। ये हमारे ब्लॉक करता है टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कन्वर्सन में, जिससे हमारा ये प्रोस्टेट के साइज को घटाता है। फिनेस्ट्राइड हमारे प्रोस्टेट को साइज को घटाता है। और 5 अल्फा रिडक्टेज 5 अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स ये हमारे स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को जो घटाता है। ये हमारे स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर हमारे स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करता है, जिससे यूरिन फ्लो बढ़ता है। और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हमारे प्रोस्टेट के साइज को घटाता है। ठीक है, अब आता है इसका मेन साइड। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स का मेन साइड इफेक्ट क्या है? ये इम्पोटेंसी कॉज करता है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन कराता है। इम्पोटेंसी मीन्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन कराता है। ठीक है, अब इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है? जनरली 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या कार्सिनोमा प्रोस्टेट में नहीं दिया जाता, जिसमें सीरम यूरिया का लेवल बढ़ गया है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया, तो उस केस में अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स का यूज हम नहीं करते हैं। अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दैट इज टेम्सोलूसिन एंड फिनेस्ट्राइड जनरली हम दिन में एक बार यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड ड्रग्स आता है एरोमेटेज इनहिबिटर्स लाइक एटामिस्टेन। ये क्या करता है? एस्ट्राडायोन एंड एस्ट्रोन के लेवल को घटाता है, जो हमारे प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो थर्ड क्या हो गया? एरोमेटेज इनहिबिटर्स लाइक एटामिस्टेन। ये हमारे एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रोन के लेवल को घटाता है, जो प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में रिस्पॉन्सिबल रहता है। फोर्थ ड्रग्स है एंटी एंड्रोजन लाइक फ्लूटामाइड। फिफ्थ टाइप का ड्रग्स आता है फाइटोथेरेपी, जिसमें आपका हर्बल प्रिपरेशन आता है। हर्बल प्रिपरेशन के बारे में, हर्बल ड्रग्स के बारे में मैं नेक्स्ट अलग वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा। यहाँ पर जो है एलोपैथिक मॉडर्न साइंस में जो हम ड्रग्स का यूज करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले तो हम मेडिकल ड्रग्स को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ड्रग्स काम नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा परेशानी है, तब हम उसे सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई थिंक मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, उसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह यूज़फुल वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।